राजा जिमुतवाहन। इसके बाद बेताल राजा को एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश में जिमुतवाहन नामक एक राजा शासन करता था। वो बहुत धार्मिक स्वभाव वाला था। राजा के एक बेटा था अग्निवाहन। वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो अग्निवाहन वहां जाकर अपने पिता से बोला, मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। बेहतर होगा कि आप मुझे राजा बना दे। ये सुनकर राजा और उसके दरबारी हैरान हो गए। जिमुतवाहन शांति प्रिय शासक था। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए वो सिंहासन से उतर आया। इसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि वो तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। इधर राजा बनते ही अग्निवाहन प्रजा पर अत्याचार करने लगा। लोग बहुत नाराज हुए। उधर जिमुतवाहन वन में तपस्या कर रहा था। तभी एक औरत रोती हुई उसके पास गई और कहा, मेरा एक ही बेटा है। एक राक्षस ने आज रात उसे खाने की धमकी दी है। उसने कल आकर कहा था कि अपने बेटे को मेरा भोजन बनने के लिए तैयार रखना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं सबको खा जाऊंगा। वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। राजा ने उसे दिलासा दिया तो वो थोड़ा शांत हुई। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर बैठ जाऊंगा। जब राक्षस आए तो तुम बता देना कि ये मेरा बेटा है। वो औरत ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे इसके लिए तैयार कर लिया। जब राक्षस उस औरत के बेटे को खाने आया तो राजा ने स्वयं को उसके आगे कर दिया। राक्षस ने राजा को खा लिया और उस औरत के बेटे की जान बच गई। राजा उस औरत के बेटे के वेश में था। राक्षस ने उसे एक आम आदमी समझा और देखते ही देखते खा गया। वो औरत अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। राजा जिमुतवाहन ने उस औरत के बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को ये कहानी सुनाकर कहा, विक्रम, तुम राजा के बलिदान के बारे में क्या कहोगे? राजा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि राजा जिमुतवाहन ने अपना बलिदान देकर कोई भला काम किया है। उसने तो मोक्ष पाने के लिए ही ऐसा किया। जिमुतवाहन अपने दुष्ट बेटे के बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी बेटे के धमकाने पर उसने अपना राज्य उसे सौंप दिया। अग्निवाहन के अत्याचारों से सारी प्रजा दुखी थी और अनेक कष्ट सह रही थी। क्या जिमुतवाहन को उसके इस कार्य के लिए क्षमा किया जाना चाहिए? यदि वो चाहता तो अपने दुष्ट पुत्र से राज्य का शासन वापस लेकर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे तो मोक्ष पाना था। उसे दूसरों के कष्ट से क्या लेना देना था, इसलिए उसने अपने को राक्षस के हवाले कर दिया। बेताल ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे लगता है तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया और राजा तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। बृजमुकुट और रतनराज। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे नीचे उतारा, फिर लाश को अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। एक बार की बात है, बनारस का राजकुमार बृजमुकुट अपने दोस्त रतनराज के साथ शिकार खेलने गया। जब वो एक हिरन का पीछा कर रहा था तो अपने दोस्त रतनराज से बिछड़ गया। उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वो अपने घोड़े के साथ वहीं बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में जाती दिखाई दी। उसे देखते ही बृजमुकुट को उससे प्यार हो गया। जब राजकुमारी मंदिर से बाहर आई तो उसने बृजमुकुट को देखा, जो अपने घोड़े की काठी ठीक कर रहा था। वो भी उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी चोटी से कमल का एक फूल निकालकर अपने कान के पास लगा लिया, फिर उसे थोड़ा सा कुतरकर धरती पर गिरा दिया। इसके बाद उसने उसे अपने पैरों से कुचलकर फिर उठा लिया और अपने दिल पर रख लिया। तत्पश्चात राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वापस चली गई। राजकुमार बृजमुकुट को राजकुमारी की ये क्रिया समझ में नहीं आई। वो उदास होकर अपने दोस्त रतनराज के आने का इंतजार करने लगा। लाख चाहने पर भी वो राजकुमारी को भुला नहीं पा रहा था। शीघ्र ही रतनराज वहां आ गया। रतनराज ने राजकुमार का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, इतनी उदासी किस लिए है? बृजमुकुट ने उसे राजकुमारी के बारे में सारी बात बताकर कहा, मैं उससे शादी करना चाहता हूं,
लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता। रतनराज बोला, राजकुमारी तो संकेतों से ही अपने बारे में आपको सब कुछ बता गई है। जब उसने फूल को कान के पास रखा तो इसका मतलब था कि वो कर्नाटक की रहने वाली है। जब उसने फूल को पैर से कुचला तो इसका मतलब था कि उसका नाम पद्मावती है। रतनराज ने आगे बताया, जब उसने वो फूल अपने दांतों से कुतरा तो इसका अर्थ था कि वो राजा दंतसेन की बेटी है। उसने फूल को अपने दिल के पास लाकर बताया कि उसे आपसे प्यार हो गया है। ये जानकर बृजमुकुट को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे राजकुमारी से मिलने के लिए कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने रास्ते के लिए एक सराय में विश्राम किया और अगले दिन उस देश की ओर चल दिए। अब महल में जाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट होनी आवश्यक थी जो रोजाना महल में आता जाता हो। महल के पास उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो पद्मावती को फूल देने जाती थी। उन्होंने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो राजकुमारी के पास उनका संदेश पहुंचा देगी। रतनराज ने कहा, राजकुमारी से कहना कि उसने जिसे मंदिर के पास देखा था वो उससे मिलने आया है। जब बूढ़ी औरत ने जाकर राजकुमारी पद्मावती को संदेश दिया तो उसने अपने दोनों हाथों में चंदन का लेप लगाया और बूढ़ी औरत के दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ लगा दिया। बूढ़ी औरत रोते रोते राजकुमार के पास गई और कहा कि राजकुमारी तो संदेश सुनकर नाराज हो गई, अब राजा उसे जरूर सजा देगा। ये सुनकर बृजमुकुट घबरा गया, लेकिन रतनराज ने हंसकर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। इन थप्पड़ों का मतलब है कि राजकुमारी ने तुम्हें चढ़ते चंद्रमा की 10वीं को मिलने के लिए बुलाया है। राजकुमार बृजमुकुट इस तिथि को राजकुमारी पद्मावती से मिलने गया। जब वो वापस आया तो बहुत उदास था। उसने रतनराज को बताया कि राजकुमारी के पिता ने उसका विवाह कहीं दूसरी जगह तय कर दिया है। रतनराज ने कहा कि वो जल्द ही इसके लिए भी कोई उपाय करेगा। उसने राजकुमार से कहा, अगली बार जब तुम उससे मिलने जाना तो अपने हाथ में एक त्रिशूल ले लेना। जब तुम पद्मावती से मिलना तो त्रिशूल से उसके शरीर पर खरोचे डाल देना और उसके सारे गहने ले आना। बृजमुकुट पहले तो ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन जब रतनराज ने बारंबार समझाया तो वो मान गया। रतनराज ने कहा, मैं जो कह रहा हूं वही करो, वरना तुम्हें राजकुमारी कभी नहीं मिल सकेगी। मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मैंने अब तक तुम्हें जो भी राय दी है वो सब सही निकली ना, अब भी सब ठीक होगा। बृजमुकुट ने अपने दोस्त की सलाह मानने का फैसला किया। जब वो राजकुमारी से मिला तो उसके सारे गहने ले लिए और त्रिशूल से उसके शरीर पर खरोचों के निशान बना दिए। राजकुमारी कुछ न समझ सकी। फिर रतनराज ने उससे कहा कि वो राजकुमारी के गहने उसी सुनार को बेच आए जहां राजा के गहने तैयार होते थे। सुनार ने पहचान लिया कि वे तो राजकुमारी के गहने थे। उसने तुरंत राजा को बताया। सिपाहियों ने बृजमुकुट को बंदी बना लिया। उसे राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें ये गहने किसने दिए? बृजमुकुट बोला, इन्हें मेरे एक दोस्त रतनराज ने दिए हैं। राजा ने रतनराज को बुलाकर उससे भी वही सवाल पूछा। रतनराज बोला, महाराज, कल रात एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैंने भी उस पर अपने त्रिशूल से हमला किया और उसके शरीर पर खरोचों के निशान बन गए। फिर मैंने उसके सारे गहने छीन लिए। ये वही गहने हैं जिन्हें हम बाजार में बेचना चाहते थे। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। रतनराज बोला, महाराज, अगर आप उसे देखें तो सब कुछ जान जाएंगे। उसके शरीर पर खरोचों के निशान अब भी होंगे। राजा ने एक दासी को चोरी से राजकुमारी को देखने भेजा। उसने आकर बताया कि वाकई राजकुमारी के शरीर पर त्रिशूल की खरोचों के निशान हैं। ये सुनकर राजा डर गया। उसने अपनी बेटी पद्मावती को चुड़ैल समझकर महल से निकाल दिया। बेचारी राजकुमारी उदास होकर जंगल की ओर चली गई। तभी उसकी भेंट बृजमुकुट से हुई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। वो अपने प्रेमी को पाकर बहुत खुश हुई। फिर वे बृजमुकुट के राज्य की ओर चल दिए। बृजमुकुट ने राजकुमारी से विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया। बेताल ने कहानी समाप्त करके राजा विक्रमादित्य से कहा, बता विक्रम, इस कहानी में दोष किसका है? राजकुमारी पद्मावती की बुरी हालत के लिए किसे दोषी मानना चाहिए? राजा विक्रमादित्य के पास जवाब देने के सिवा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, राजकुमारी का पिता ही उसकी हालत का जिम्मेदार है। उसे इतनी आसानी से एक अजनबी की बातों पर भरोसा करके राजकुमारी को राज्य से नहीं निकालना चाहिए था। उसने न्याय नहीं किया।
बाकी सबने तो अपना अपना फर्ज निभाया है। बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। वास्तव में राजकुमारी की हालत के लिए उसका पिता यानी राजा ही जिम्मेदार है। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू भूला, इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा पुनः उसके पीछे चल दिए ताकि अपना वचन पूरा कर सके।